एक्चुअल में देवेंद्र भल्लारा जी हैं कौन? तो सर के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। जी नमस्ते अमित जी। और सर, आप जैसा कि हमने देखा है कि जीएसएम का गठन भी आपने किया है, हेल्थ के इश्यूज, छोटे बच्चों को भी आप जो है कंसल्ट करते हो कि वो भविष्य में क्या कर सकते हैं, बैंकिंग पे, यहाँ तक कि वर्ल्ड ऑर्डर के बारे में भी बातचीत होती रहती है सर। तो सर, एक्चुअल में देवेंद्र भल्लारा जी हैं कौन? इनका एक्चुअल परिचय क्या है? असल परिचय है, देवेंद्र भल्लारा एक 19 साल के बच्चे का बाप है, 18 साल के बच्चे का, और एक शिक्षक है जी, जिसने कभी ये सोचा था कि शिक्षा के माध्यम से समाज को बदला जा सकता है, और जिसको ये महसूस हुआ कि जिस समाज में वो रह रहा है वो समाज उसके बच्चे के लिए सुरक्षित नज़र नहीं आ रहा। जिसने ये देखा कि जिस स्कूल में वो पढ़ा रहा है, जिस तंत्र के साथ मिलकर वो पढ़ा रहा है, जिनसे वो बात कर रहा है, और जिस सरकार के अंडर में वो काम करता है सरकारी स्कूल में, वहाँ पर ये महसूस होता है कि वो असल में शिक्षक का काम कम कर रहा है और डिस्ट्रॉयर ऑफ द विलेज का काम ज़्यादा कर रहा है, कि अगली जनरेशन को बर्बाद करने का काम अपने हाथों से कर रहा है। जब उस शिक्षक ने यह महसूस किया कि वो शिक्षक के तौर पे भी अपने समाज को बर्बाद कर रहा है, और एक बाप के तौर पर भी जब उसने महसूस किया कि उसका बच्चा भी सुरक्षित नहीं है जी, तो फिर उस शिक्षक को अपने असली रूप में आना पड़ेगा, ये सोच करके कि हर शिक्षक बगावती होना जरूरी है। जो भी चीज उसके बच्चों को बर्बाद कर रही है, जो भी चीज उस समाज को नुकसान कर रही है, उसका फर्ज है कि वो आने वाली पीढ़ी को भी समझाए और वो समाज को भी बताए, क्योंकि शिक्षक और वकील ये दो ही ऐसे प्रोफेशंस हैं जिसमें बैठा आदमी बोल सकता है, जिसमें बैठा आदमी समझा सकता है, उसको समझाने की कला आती है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। सब इतना अच्छा नहीं बोल सकते हैं। नेता जो है वो मीठा मीठा बोलना जानता है, नेता जो है वो अपने तरीके से बोलना जानता है, लेकिन शिक्षक समझाना जानता है। और समझाने वाला आदमी जब बिना रीढ़ की हड्डी का हो जाए, जब वो एक नौकर बनकर रह जाए, जिसको समाज गुरु का दर्जा देता हो, गुरु को भगवान से भी ऊपर का दर्जा देता हो, जो कहता है कि एक ऐसा व्यक्ति जो भगवान को मिलाने में मदद करता है समाज का, वो व्यक्ति जब नौकर बनकर काम करने लग जाए तो दुख होता है। तो उस ऐसे शिक्षक के तौर पर मैं अपने आप को मानता हूं कि मैं बाद में शिक्षक से बाद में बगावती शिक्षक बना, और अब लोगों ने बागी ही कहना शुरू कर दिया। मुझे नहीं मालूम, मैं तो हर बात समाज के भले की कहता हूं जी। फिर मुझे कुछ लोग बागी क्यों कहते हैं? सरकार का तो बागी हर सिटीजन को होना चाहिए। जी बिल्कुल। हम ये कहते हैं सच्चा सिटीजन और सच्चा पत्रकार कौन है कि हकीकत को बताए, हकीकत को देखे, हकीकत को लेकर के जाए। पत्रकार का काम अपनी भावनाओं को व्यक्त करना नहीं होता है, पत्रकार का काम होता है जो फैक्ट है उसको बताना, फिर जनता अपने आप तय कर लेगी कि वो गलत है या सही है। और जनता का काम है कि जब तक वोट नहीं पड़ रही है तब तक आप किसी का विरोध या समर्थन कीजिए, दबाकर कीजिए, खुलकर कीजिए, नारे लगाइए, मुर्दाबाद करना मुर्दाबाद, जिंदाबाद करना जिंदाबाद, झंडे उठाने झंडे उठाइए, घर से पैसा फूकना पैसा फूकिए, आपने जो करना है कीजिए। लेकिन जैसे ही आप वोट डालकर घर आते हो उसी टाइम आप पार्टी के कार्यकर्ता से अब आप सिटीजन के तौर पे आ जाइए और अगले ही दिन से सरकार की आलोचना शुरू कर दीजिए। यदि आपने सरकार की आलोचना शुरू नहीं की तो सरकारें ये सोचना बंद कर देंगी कि हमारे स्टेप से जनता पर क्या फर्क पड़ेगा, क्योंकि फिर उनको यकीन होगा कि हम जैसे चाहे बरगला सकते हैं। तो मैं उनकी बरगलाई में नहीं आया और मैं इस सिस्टम का हिस्सा बन करके अपने समाज को बर्बाद करने की दिशा में आगे नहीं बढ़ पाया। इसीलिए मुझे वो सब छोड़ करके अपने सिस्टम पे आगे बढ़ा, और जब अपने सिस्टम पर आगे बढ़ा तो फिर देखा कि व्यवस्था के हर पहलू को उन्होंने इतने जबरदस्त मकड़ जाल में फंसा रखा है कि आम इंसान समझ ही नहीं पा रहा है कि मैं कहां जाऊं, क्योंकि वो इधर से निकलता है तो उधर फंस जाता है, उधर से निकलता है तो कहीं और फंस जाता है। सुबह से लेकर रात तक, जन्म से लेकर मृत्यु तक वो किसी और के लिए काम कर रहा है और किसी और तरीके से वो जिंदगी जी रहा है जैसा उसका जन्म हुआ है, जिस काम के लिए उसका जन्म हुआ या मानव जीवन में जो वो आया उसकी तरफ तो उसका ध्यान ही कहीं है ही नहीं है। तो मैं आमतौर पे आजकल एक बागी के रूप में जाना जाता हूं
और मैं अपने आप को एक शिक्षक और एक पिता के रूप में जानता हूँ। सर, जैसा कि आपने टीचिंग की, उसके बाद आपने समाज कल्याण के लिए टीचिंग की जॉब को अलविदा बोल दिया। आज भी आप एक शिक्षक ही हो, बट आज आपका जो शिक्षा का स्तर है या सिखाने का जो स्तर है वो पहले से कई गुना बढ़ा है। आप पहले सिर्फ बच्चों को सिखाते थे, आज आपने पूरा जीवन आपका डेडिकेट कर दिया है राष्ट्र को, कि मैं मेरे देश को या फिर जितने भी लोग मेरे संपर्क में आएंगे उनके जीवन को बदलने की कोशिश करूंगा। तो आज अगर आपकी नज़र से जाने तो आपके जीवन का मुख्य उद्देश्य क्या रह गया है सर? देखो, एक तो जो आपने बोला ना, मैं इसको थोड़ा सा अपने लिहाज से अपनी आप को प्रेजेंट करता हूँ। आपने बोला कि शिक्षा को हमने समाज सेवा के लिए छोड़ा या फिर शिक्षक के रूप को। मैं आपको बताऊं, समाज सेवा शब्द है ना आज जी, मतलब सचमुच ऐसी घिन आती है समाज सेवी कहलाने से ना। हमें बड़ा डर लगता है कि यार समाज सेवी ना कहो, क्योंकि हम समाज के लिए नहीं निकले। सही बताऊं, मैंने जैसे आपको शुरू में बताया कि मैं अपने बच्चे के भविष्य को लेकर के चिंतित हूं, मैं इसलिए निकला। यानी प्योरली मेरा अपना स्वार्थ है इसमें। मैं किसी समाज, मेरे को तो ये मालूम है कि यदि मेरे समाज में चारों तरफ नशा होगा ना, तो मैं अपने बच्चे को कैसे सुरक्षित रख पाऊंगा। बिल्कुल। तो मैंने असल में शिक्षा, जो सरकारी स्कूल में जो नौकरी छोड़ी थी वो मैंने इसलिए छोड़ी थी कि मैंने एक सिस्टम पे काम कर लिया था कि मैं 3 साल की उम्र से किसी भी बच्चे को ये बता सकता हूँ कि इस बच्चे के पास क्या टैलेंट है, कुदरत ने इसको किस तरह के काम करने के लिए बनाया है और कैसे काम कर ये खुश रहेगा। जी। मैं अपने अधिकारियों पर ये बात लेकर के गया, अपने साथियों को बताया कि मैंने देखो अपने क्लासरूम कंडीशंस में मैंने इसको इस्तेमाल किया है, लेकिन बड़ा होने के बाद जब ये बच्चा बड़ा होगा, स्कूल में, बड़े हाई स्कूल सीनियर सेकेंडरी में जाएगा और जब कॉलेज में जाएगा, तो इसके इस टैलेंट को मार दिया जाएगा, क्योंकि पूरा का पूरा सिस्टम आपके बच्चे को केवल क्रैमिंग, याद करना, याददाश्त आधारित वो दे रहा है। तो मैंने कहा कि यार इसको बदलना पड़ेगा। तो साथ में काम करने वाला प्रत्येक व्यक्ति ये कह रहा है तुम अकेले क्या कर लोगे और तुम कैसे बदलोगे, तुम नहीं बदल सकते। तो जब मैं नहीं बदल सकता यहाँ पर रहकर, तो फिर ये सिस्टम को छोड़ना बेहतर होगा और मैं अपना सिस्टम बनाऊंगा। जी। मैंने अपना सिस्टम बनाया, मैं चंडीगढ़ चला गया, अपना सेंटर खोला, वहां मैंने क्लासरूम कंडीशन देने की कोशिश की और 2014-15 में मैंने एक प्रोग्राम लॉन्च किया कि मुझे आप अपने स्कूल का सबसे निकम्मा बच्चा दीजिए। मैंने प्रिंसिपल्स को चिट्ठी लिखी, प्रिंसिपल्स को पर्सनली मिला और कहा कि अपने स्कूल का जिसको आप कहते हो कि ये निकम्मा है वो दीजिए। मुझे मालूम है कि वो हीरा है, मैं उसे तराश करके समाज को ये बताना चाहता हूं कि असल में हम समझने में गलती कर रहे हैं। तो फिर हमने 20 स्कूलों से 20 बच्चे लिए जो अपने अपने स्कूल के सबसे कमजोर, सबसे निकम्मे, सबसे शरारती, इस टाइप की कैटेगरी में आते थे। और 18 बच्चों ने वो सेशन कंप्लीट किया। 18 के 18 बच्चे जी। एक सेशन के बाद अपने अपने स्कूल के टॉपर्स थे। जो आपने वो बिल्कुल डाउन, जो सबसे निचले लेवल पे, उसका नाम ही था डॉक्टर देव्स चैलेंज प्रोग्राम फ्रॉम लोवेस्ट स्कोरर टू द हाईएस्ट अचीवर। बैक बेंचर्स जिनको बोलते हैं। हाँ, बैक बेंचर्स तो कई बार इंटेलिजेंट पा जाते हैं, इंटेलिजेंट सॉरी मतलब पढ़ने में थोड़ा ये नंबरों में ठीक मिल जाते हैं। वो तो मतलब डिक्लेयर्ड थे। वो थे कि वो शब्द, जैसे उनमें से 1-2 बच्चा तो ऐसा था जो हर साल फेल होता था और स्कूल वाले कहते थे हम इसे नहीं रखेंगे, तो उसका स्कूल चेंज करके पास का सर्टिफिकेट ले लेते थे उसके घर वाले। ओके। वो बच्चे, उस लेवल का जो बच्चे थे वो हमने तैयार किए और फिर सभी के सभी बच्चों ने सबसे मुश्किल सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स में स्कोर किया 100 आउट ऑफ 100। सबने 100, टोटली 100 आउट ऑफ 100। मैंने कहा काट के दिखाओ नंबर। अब आप मुझे ये बताओ, मैंने जब 2016 में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चंडीगढ़ में पूरे ट्राई सिटी को एक चैलेंज दिया था कि आप बताओ, मान लीजिए आपके स्कूल के और आपके गांव के और आपके घर के सब बच्चे 100 में से 100 लेना शुरू कर देते हैं, ठीक है, अब आपके पास क्या मतलब संसाधन है कि आप उनको उनके जीवन की खुशी दे सकते हो गारंटीड? जी, कुछ भी नहीं है। आपके पास आज भी, आपके मतलब हमारे पास आज भी पूरे समाज में अपने अपने स्कूल के टॉपर्स को भी एडजस्ट करने की जगह नहीं है। जी नहीं है, बिल्कुल ये बात सही है, बिल्कुल। मतलब फर्स्ट को, अब क्लास में बच्चे तो 40 हैं, तो 40 में से एक को भी एडजस्ट करने की जगह नहीं है, तो 39 कहां जाएंगे? द क्वेश्चन इज फॉर दैट कि 40 बच्चों की क्लास में अगर आप रैंकिंग दोगे, एक बच्चे को पहले नंबर पर आना है और एक बच्चे को 40वें नंबर पर आना है। मेरी लड़ाई उस 40वें बच्चे की है।
ये हमारा उद्देश्य है। असल में मैं ये कह रहा हूं, वो भी इंसान का बच्चा है, जी। उसको भी परमात्मा ने दिमाग दिया है, उसको भी किसी ना किसी काम के लिए इस्तेमाल किया, वो कबाड़ नहीं हो सकता। इंसान का बच्चा को इंसान वाली इज्जत मिलनी जरूरी है। इंसान, उसके पास जो टैलेंट है उसको निखारने के लिए उसको रिसोर्सेज मिलना जरूरी है, अपॉर्चुनिटी मिलना जरूरी है, और फिर उसको समाज में जगह मिलना जरूरी है। मेरी जो लड़ाई है उस आखिरी बच्चे को जगह दिलाने की लड़ाई है, क्योंकि वो आज तो मेरा बच्चा, तो मेरा क्या है, मेरा बेटा यशस्वी जो है उसने 7 साल की उम्र में 10वीं क्लास का सिलेबस कर लिया था जी। जब वो दूसरी में पढ़ता था जी। तो मेरे को अपने बच्चे की चिंता नहीं है, लेकिन वंडर किड के नाम से उसको दुनिया जानती थी, मेरे को उसकी चिंता नहीं है। मुझे चिंता क्या है कि जब वो 39वें नंबर 40वें नंबर पर आया बच्चा, जब अपने जीवन में कभी फ्रस्ट्रेट होगा कि उसे जगह नहीं मिली और वो नशा करने लग जाएगा, और मेरा बच्चा का कभी उससे सामना या उससे दोस्ती हो जाएगी, तो वो नशा करना मेरे बच्चे को ही तो सिखाएगा। यानी वो जो नुकसान उसके जीवन में हो रहा है वो नुकसान मेरे बच्चे को तो होगा ना। तो मैं तो अपने बच्चे के भविष्य को लेकर डरा हुआ हूं ना, कि वो लास्ट बच्चा भी तो मेरे बच्चे को नुकसान कर सकता है ना। तो किसी भी बच्चे को क्यों छोड़ें? जहाज कितना ही बड़ा हो दोस्त, अगर उसमें ना छोटा सा छेद हो जाए पूरे जहाज को डुबो देता है जी। बिल्कुल। तो एक भी बच्चा अगर नशेड़ी है, एक भी बच्चा अपराधी है, एक भी बच्चा अगर गलत रास्ते पर है, उस पर यदि समाज ने काम नहीं किया ना, तो वही समाज रूपी जहाज को डुबो देगा। मैं ये मान करके निकला, और मुझे वो छेद बंद करने हैं और इस अव्यवस्था को बदलना है, व्यवस्था परिवर्तन की तरफ लोगों को बताना है कि भाई ये नहीं चलेगा यार, ये गलत रास्ता है। जो तुमको कह रहा है कि इंटेलिजेंट कोई जगह मिलनी चाहिए, ये गलत है। जो इंटेलिजेंट तुम्हारे हिसाब से इंटेलिजेंट, अब आप बताइए जरा, हम कह दें सारे जानवरों को इकट्ठा करके कि तुमको नदी में तैरना है, और जो सबसे अच्छा तैरेगा वो सबसे इंटेलिजेंट है जी। ये थोड़ा सा तो जो तैर नहीं पाएंगे यार, वो तो मतलब, और जो तैरना नहीं जानते हैं, या जो मछली है या मगरमच्छ है, उनसे कौन मुकाबला कर लेगा भाई जी। बिल्कुल। पेड़ पे चढ़ने वाली कला है। हाथी तो अपने बच्चे को कहता ही रहेगा, साले तू, तेरे को कितना मोटा बना दिया, तू ऊपर भी नहीं चढ़ सकता। मतलब कोई तुक ही नहीं है ना। आपके अनुसार हर बच्चे को भगवान ने अलग टैलेंट दिया है, नेचर ने अलग तरीके से विकसित किया है, और उसकी जो परवरिश है उसी तरीके से होनी चाहिए। हर बच्चे, हर जीव, हर पेड़ पौधे की अलग क्वालिटी है, अलग उनका इस्तेमाल है जी, अलग उनके गुण हैं, अलग उनकी स्पेशलिटीज हैं, सबके अलग हैं। सेम हो जाएगा तो क्या, सब जगह सफेद कर दो, सब जगह भगवा कर दो, सब जगह हरा कर दो। आप हरा रंग अच्छा मानते, सुंदर लगता है, अच्छा, हरियाली अच्छी लगती है, करके देखो एक बार सब कुछ हरा, चुभने लग जाएगा। ये ब्यूटी, इस डिफरेंस में तो ब्यूटी है, डाइवर्सिटी में तो ब्यूटी है। उसकी जगह क्या है वो बताओ। जैसे आज चैत्र का महीना चला हुआ है जी। इस महीने में मीठा वर्जित है, ठीक है, हमें ये बताना जरूरी है कि भाई आज मीठा नहीं खाना है। तो लेकिन सरकारें या तंत्र मिलकर क्या गेम खेलेगा कि आजकल कोई ऑफर निकाल देगा कि शादी करते हो तो इतना बचेगा या इतना करेगा, या फिर इस टाइम पे सब फ्री होते हैं, तो इस महीने में जो भी आदमी शादियों में मीठा खाएगा वो पक्का बीमार पड़ेगा। अब उसका फायदा मेडिकल फार्मा वाले कह देंगे नया वायरस आ गया। हाँ। मतलब इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि यदि आप समझ नहीं है आपको कि इस बच्चे की जगह कहां है, तो फिर आपका कोई भी इस्तेमाल कर लेगा, फिर आप अपने समाज को तोड़ने के लिए खुद ही लग जाओगे अपने डायलॉग से। इसलिए मेरा मकसद असल में व्यवस्था परिवर्तन है। भारत को भारतीयता के आधार पर खड़ा करने का जो सपना भाई राजीव दीक्षित ने देखा था, उसको आगे लेकर जाना है। जो भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव और चंद्रशेखर आजाद जैसे क्रांतिकारियों ने देखा था कि पूंजीवाद को समाप्त करना है और समाजवाद की स्थापना करनी है जी। इसके अलावा मेरा और हमारे जेएसएम का मुख्य मकसद रोटी बेटी माटी, जल जंगल जमीन जानवर और जन, इनका अधिकार और सम्मान प्राप्त करना, प्लस शिक्षा स्वास्थ्य न्याय राजनीति खेती और धर्म से पूंजीवाद का खात्मा। ये मुख्य पॉइंट है हमारी जिंदगी के उद्देश्य के। जो जेएसएम का जो जिक्र है अभी, जेएसएम इस रास्ते पे चलते चलते आपका जो विचार है उसको मैं इतना सा समझाऊं कि अगर समाज को बदलना है, उसका बड़ा सिंपल और छोटा सा फॉर्मूला